नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 30 अगस्त, 31 और 1 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, तो जिसके कारण मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ रखी हैं, तो इन्हें ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो ये अभी 29 अगस्त को मनाया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि 29 अगस्त को हमने मनाया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में 29 अगस्त को कौन सा दिवस के रूप में हमने मनाया है, तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस। और दोस्तों इसे कब से मनाया जा रहा है, तो इसे परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2010 से 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में याद रखना। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी भी अन्य परमाणु विस्फोटकों के प्रभावों में जागरूकता और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि सभी तरीके से परमाणु परीक्षणों एवं परमाणु मुक्त दुनिया के जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। कब से, तो 2010 से मनाया जा रहा है। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट चलिए दोस्तों, ये रही हमारी सेकंड न्यूज़, इसे देख लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में 29 अगस्त को हमने मनाया है राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हर साल 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की हॉकी टीम के स्टार मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर 29 अगस्त 2012 से, दोस्तों इसे याद रखना, 2012 से 29 अगस्त से भारत का पहला राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं दोस्तों। इस दिन को महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम मेजर ध्यानचंद जी के बारे में देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। इन्होंने हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि इन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी के जादूगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, क्योंकि इनकी अवधि में टीम, जो भारतीय टीम है, वो 1928, 1932 और 1936, 1928, 32 और 36 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब यह हॉकी खेलते थे तो इनकी हॉकी स्टिक में गेंद चिपक जाती थी, जिसके कारण कई बार इनकी हॉकी स्टिक को चेक किया गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, इसलिए इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ इन्होंने अपने कैरियर में 185 मैच खेले हैं। 185 मैचों में 570 गोल किए हैं दोस्तों। इनका स्कोर आप देख ही सकते हैं, कितने महान खिलाड़ी थे ये। ओनली 185 मैचों में 570 गोल किए थे इन्होंने। तो इनके बारे में याद रखना। और वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वो चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिसके कारण इनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि इनका नाम ध्यानचंद कैसे पड़ गया। यह रात में प्रैक्टिस करते थे, जिसके कारण इनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत और रूस बने फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता भारत के साथ किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है रूस को। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, भारत और रूस फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय गवर्निंग बॉडी फाइड के दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू से प्रभावित हो गए थे, जिसके कारण संयुक्त रूप से भारत और रूस को फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता घोषित किया गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि भारत के साथ संयुक्त विजेता कौन है फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में, तो ये रूस है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और रूस की राजधानी क्या है, तो दोस्तों मॉस्को है। इसके बारे में याद रखना। और रूबल यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी सी प्लेन सेवा। कहाँ पे दोस्तों, तो गुजरात में। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी सी प्लेन सेवा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध एवं किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि गुजरात में जो सी प्लेन सेवा है यह कब से स्टार्ट हो रही है, तो 31 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी दोस्तों। इसे कौन संचालित करेगा, तो इसे करेगा स्पाइस जेट एयरलाइन। तो इसके बारे में भी याद रखना। और ये गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों विजय रूपानी है, इनके बारे में याद रखना। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, तो इनके बारे में याद रखना। और गांधीनगर यहाँ की राजधानी है दोस्तों, तो इसके बारे में भी याद रखना, गांधीनगर
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यूपी सरकार ने शुरू की है अभी मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को प्रारंभ किया है, तो यह किया है यूपी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किसने प्रारंभ की है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। क्या है इसमें, तो इसमें 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर को पक्की सड़क से कनेक्ट किया जाएगा। यह है अभियान किसका, तो यूपी सरकार का। इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है, जो कि एमपी की भी राज्यपाल है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जो कि सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत रहे हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है। और 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल 8 महीने कार्य किया है, जो कि जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। इन्होंने शिंजो आबे ने 28 अगस्त को अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है, तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों जापान की राजधानी क्या है, तो ये टोक्यो है। इसके बारे में याद रखना, टोक्यो यहाँ की राजधानी है और ये एन यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, CISF ने पेंशन भोगियों के लिए विकसित किया है पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि पेंशनर कॉर्नर ऐप मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो यह किया है अभी हाल ही में CISF ने अपने पेंशन भोगियों के लिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित की है। इस मोबाइल ऐप को CISF द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचाने एवं उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने को तैयार किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो ये राजेश रंजन है, तो इनके बारे में याद रखना। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये ड्रेन ब्रावो हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर हैं, तो इनके बारे में याद रखना, वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज। इन्होंने अभी T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने का इतिहास रच दिया है, जो कि T20 जैसे छोटे प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा स्कोर है दोस्तों 500 विकेट लेने का, तो इन्होंने यह किया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्रेन ब्रावो ने T20 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों। इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम के ट्रिनबागो नाइट राइडर एवं सेंट लूसिया जॉक्स के बीच मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है, जिसमें ब्रावो ने रहकेम का विकेट लेकर दोस्तों इन्होंने 500वां विकेट लिया है, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि ड्रेन ब्रावो ने अभी हाल ही में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, किसमें, तो T20 में। इनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। गोवा में 20 नवंबर से आयोजित होगा 51वां IFFI फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा गोवा में। कब से, तो 20 नवंबर से, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। वह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है, जो कि आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये गोवा में। और कौन से नंबर का है, तो 51वां है दोस्तों। इसे कब से प्रारंभ किया जाएगा, तो 20 से 28 नवंबर के बीच में इसे प्रारंभ किया जाएगा, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों, इनके बारे में याद रखना। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रमोद रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं गोवा के, तो उनके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। भारत सरकार ने बढ़ाई है अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं, केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कारों की वृद्धि की घोषणा की है। इन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई थी, जो कि अभी कब, तो 2020 में बढ़ाई जा रही है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं वो 4 खेल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि, जो कि
5 लाख रुपए थी, जो कि अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 25 लाख रुपए कर दी है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट में अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो ये दिया गया रोहित शर्मा को। तो इनके बारे में याद रखना कि इस बार से रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अर्जुन अवार्ड जो कि 5 लाख रुपए की राशि थी, इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। द्रोणाचार्य जो कि लाइफ टाइम पुरस्कार के लिए दोस्तों 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इन्हें नगद रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो कि द्रोणाचार्य रेगुलर प्रति वर्ष पुरस्कार है दोस्तों, यह 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसमें 5 लाख से राशि बढ़ाकर 15 लाख कर दिया, और जो रेगुलर अवार्ड है इसमें 5 से 10 लाख कर दिया। तो इसके बारे में याद रखना। और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख से 10 लाख कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि केंद्रीय मंत्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी हाल ही में चुनौती नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पे यह प्रतियोगिता शुरू की है। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कौन सा अभियान चलाया है, तो ये चलाया स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान। इसमें देख लेते हैं हम क्या है यह। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों में लगाए गए तालों की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हाईलाइट नहीं है दोस्तों, इसे ध्यान से देखना। झांसी उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज एवं प्रशासन भवनों का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्योंकि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो उनके बारे में याद रखना यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कौन सी केंद्रीय यूनिवर्सिटी के प्रशासक भवनों एवं कॉलेज भवन का उद्घाटन किया है, तो ये किया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे याद रखना। हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रानी लक्ष्मीबाई RLB केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज एवं प्रशासक भवनों का उद्घाटन किया है। वर्तमान में भारतीय घास के मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी से संचालित हो रहा है, क्योंकि मुख्य इमारतें तैयार हो रही थी। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि अभी हाल ही में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय के इमारत भवनों का नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो ये किया है झांसी विश्वविद्यालय का। तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जम्मू कश्मीर में इरादा नाम का अभियान अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों इरादा नाम का अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर में टोडा के जिले में उपायुक्त डॉक्टर डी डायफोर्ड ने इरादा अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि डॉक्टर डी डायफोर्ड ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इरादा नाम का एक अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के कवरेज से छूट गए पात्र लाभार्थियों को कवर करना है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इनमें जो भी लाभार्थी जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था वो छूट गए हैं, उनके लिए इरादा नाम का अभियान कहाँ पे अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है, तो किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बारे में याद रखना। और ये यहाँ के जिला उच्चायुक्त होगा दोस्तों डायफोर्ड द्वारा किया गया है। तो उनके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के दायरे में लाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के दायरे में लाने का प्रस्ताव पारित किया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के दायरे में लाने का प्रस्ताव पारित किया है, और साथ ही राज्य की जनजातियों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 371H के प्रावधानों में संशोधन के लिए कहा है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची 1949 में संविधान द्वारा 6ठी अनुसूची को पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों में सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए पारित की है। तो दोस्तों इसमें स्पेशल जनजातियों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो कि पूर्वी जनजातियों के बारे में है। इसके बारे में विशेष दर्जा प्रदान करती है 6वीं अनुसूची, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं यह संविधान
सभा द्वारा गठित बारदोली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। तो दोस्तों इसे याद रखना कि यह किन किन राज्यों में, तो 4 राज्यों में यहाँ की जनजातियों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है और संविधान के अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1) के तहत विशेष प्रावधान करती है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में टोंगो स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, टोंगो एकमात्र ऐसा अफ्रीकी देश बन गया है जिसने स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में टोंगो स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों से टोंगो में स्लीपिंग सिकनेस का कोई भी नया मामला नहीं आया है, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने टोंगो को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, इन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम क्या है, तो स्टार चैडविक बॉसमैन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में याद रखना, एक हॉलीवुड मूवी भी आई थी दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध हॉलीवुड एक्टर हैं। इनकी एक मूवी भी आई थी ब्लैक पैंथर, और इसके साथ ही साथ एवेंजर्स एंड गेम में भी इनका रोल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 4 साल के कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म एवं परवरिश दक्षिण कैरोलिना में के एंडरसन में हुआ था दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। इन्होंने 2003 के टीवी सीरीज ऑन माय चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी दोस्तों, और इसके बाद इन्होंने मार्वल सीरीज है दोस्तों, इसमें काफी काम किया है। तो इनके बारे में याद रखना, यहाँ पे इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।